हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखो, दुनिया में जितने भी फील्ड्स हैं उन सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे कि जब आप जो है मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर वो अलजेब्रा के बारे में बात करेगी आपसे, और भी बहुत चीजों के बारे में करेगी। वैसे एक एग्जाम्पल है कि अलजेब्रा की बातचीत करेगी वो। आप जब साइंस पढ़ोगे तो वहां पर बातचीत होंगी एक्सपेरिमेंट्स की। जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो वहां बात होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। इसी प्रकार से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहां पे बात होगी डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट एक्सेट्रा, इस प्रकार की कुछ चीजों की। ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इन अ ब्रीफ। सो लेट्स गेट अहेड। अब आ जाता है व्हाट इज इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स को जानने से पहले आपको इकोनॉमी को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी को अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है काम करने का एंड उससे एक लिविंग जनरेट करने का। आप कोई काम करो, उससे पैसा कमाओ, उस पैसे से अपने खर्चे चलाओ और अपनी जिंदगी को चलाते रहो। दिस इज इकोनॉमी। थोड़ा सा और आगे चलेगी तो बात आती है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक प्रोसेस होता है जिसमें होता है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। पहले किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, फिर उसका कंजप्शन होता है, फिर उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई मोबाइल फोन परचेज किया Xiaomi से, तो Xiaomi ने पहले उस मोबाइल को प्रोड्यूस करा होगा। यहाँ पे कर लें स्क्रीन के ऊपर, देखो Xiaomi ने पहले उस मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करा होगा। ज्यादा अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ड्राइंग बहुत खराब है और ऊपर से इसके ऊपर करनी पड़ रही है तो बात ही नहीं है, कुछ बहुत मुश्किल है यार। पहले मोबाइल इन लोगों ने बनाया, इन्होंने करा प्रोडक्शन करा, फिर उन्होंने मुझे बेच दिया। वैसे मैं इस तरह का सॉरी फॉर द गंदी ड्राइंग। फिर मैंने इसका कंजप्शन कर लिया, मैं इस मोबाइल फोन को यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं कर रहा हूँ कंजप्शन। फिर इससे ये लोग कमाते हैं पैसा। अबे ये क्या बन गया, रुपया पैसा इससे ये कमाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ये है सिंपल सा प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा और आगे चलेंगे तो बात करेंगे व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। देखो, इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे एक सिंपल सा रीजन की वजह से। ये एक वर्ड में सिंप्लीफाई हो सकती है ये चीज। इट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू अ सिंगल वर्ड विच इज स्कार्सिटी। ये जो इतनी मोटी किताब है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से वर्ड से जो कि है स्कार्सिटी। इसके लिए आप इस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे पूरा। स्कार्सिटी बोले तो शॉर्टेज, किसी चीज की कमी होना, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इसमें आप जो है इस चीज को स्कार्सिटी ही कहोगे, ना कि शॉर्टेज। तो शॉर्टेज वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, स्कार्सिटी यूज करना है। अब स्कार्सिटी क्या होता है, इस चीज को अगर हम जान लें और ज्यादा अच्छे से, तो स्कार्सिटी इन सिंपल वर्ड्स एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है सप्लाई की, किसी एक डिमांड के लिए सप्लाई की लिमिटेशन है। डिमांड बोले तो आपको जो चीज चाहिए, सप्लाई बोले तो आपको जो चीज मिल रही है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। हम एक सिटी मान लेते हैं, यहाँ पर सिटी में हमारे पास है 100 पीपल, जो कि यार हम ऐसा ही आदमी बना पाते हैं, क्या करें, इतनी अच्छी ड्राइंग है हमारी। 100 पीपल है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मोबाइल फोन कंपनी आती है जिसके पास रिसोर्सेज सिर्फ इतने हैं कि वो 90 मोबाइल फोन्स को बना पाए। अब 90 मोबाइल इन लोगों ने बना दिए। 100 लोग हमारे पास थे, 90 मोबाइल इन लोगों ने को बेच दिए, कंपनी वालों ने आम जनता को बेच दिए। अब यहाँ पर बच गए हमारे 10 लोग जिनको कुछ नहीं मिल सका। तो इसे कहते हैं हम स्कार्सिटी। 10 मोबाइलों की कमी हो गई, कंपनी के पास रिसोर्सेस नहीं थे जिससे वो 10 स्मार्टफोन्स को क्रिएट नहीं कर पाई, तो 10 लोग कमी रह गई। अब जो कमी थी इनके पास रिसोर्सेस की, इसी को हम स्कार्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है भाई साहब, स्कार्सिटी जो है वो कोई इकलौती प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों की कमी है, बस यही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही, यहाँ पे लिखा लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है अकेली प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एक और चीज आ जाती है, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक तो भाई साहब पहले ही कमी है रिसोर्सेज की, जो चीजें हमें चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। एक तो वैसी चीजें पूरी नहीं हो पा रही, चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और ऊपर से ये और है भाई साहब एक रिसोर्स एक से ज्यादा चीजें बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। तो ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो दिक्कत है इकोनॉमिक्स में। आप मेनली दिक्कतों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब और आगे चलोगे ना तो प्रॉब्लम की बात होगी, जो कि है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये क्या बवाल है, अभी ये स्कार्सिटी बढ़ा था, अब ये कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एक चॉइस की प्रॉब्लम है, जहां पर आपको अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफिल करने पड़ते हैं, और तो और उन रिसोर्सेज के कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनके बहुत सारे यूज हैं, एंड उनसे में से आपको चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास मिल्क है, यहाँ पर भी मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ मस्त सी आपको समझाने के लिए। मिल्क है फॉर एन एग्जांपल
1 लीटर। अब मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं, आप इससे टी बना सकते हैं, आप इससे कर्ड बना सकते हैं एंड आप इससे चीज बना सकते हैं। चीज बोले तो पनीर। आप ये तीनों चीजें जो है फॉर एन एग्जांपल इससे बना सकते हो। आपको ये तीनों चीज चाहिए और दूध है आपके पास सिर्फ 1 लीटर, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। इससे भी और ज्यादा चीजें बनाई जा सकती हैं। तो आपकी वांट्स तो हैं अनलिमिटेड, ये रही वांट्स, और ये है आपके पास रिसोर्स जो कि लिमिटेड है। तो अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको इन तीनों में से क्या चीज चाहिए, टी चाहिए, कर्ड चाहिए या फिर चीज चाहिए। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हमें चूज करना पड़ जाता है, हमें एक चीज को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ पर वही सिंपल सी बात है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेट यूजेस। अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमी आप पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एक बहुत गहरा समुंदर है जिसके अंदर अब आप डुबकी लगाने वाले हो, तो आ जाओ मेरे साथ। अब देखो, हमारी जो सोसाइटी है उसके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको ऐसे कैसे डिवाइड करें कि सब लोगों की नीड्स फुलफिल हो सकें। उन रिसोर्सेज से किन चीजों को हमें प्रोड्यूस करना है, किन चीजों को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब चीजों की जो स्टडी होती है, एक सब मिला के कलेक्टिव स्टडी, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये जो आपका वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसे ही कहते हैं। ये एक सोशल साइंस है जो कि इन सब चीजों को स्टडी करती है। तो ये एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इकोनॉमिक्स का। थोड़ा आगे चलते हैं, बात आती है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की, जो कि 2 हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी को, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है एकदम मास स्केल पे, लार्ज स्केल पे चीजों को, एज अ होल वो किसी चीज को स्टडी करती है, इकोनॉमी को पूरी को एज अ होल स्टडी करती है। जब आप पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे तो उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जब आप इंडियन इकोनॉमी की किसी छोटी चीज के बारे में बात करोगे, उसके अंदर की कोई छोटी चीज की, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी एक चीज के प्राइस की अगर आप बात करोगे तो उसे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में डालेंगे, लेकिन अगर आप किसी एकदम बड़ी सी चीज की बात करोगे, एक ओवरऑल प्राइस की, कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई, तो वो चीज आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन कोई एक चीज महंगी हो गई तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम बिल्कुल तैयार है आपको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, बात आएगी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वही डिफरेंस है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगी आपसे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपसे बात करेगी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो किसी एक चीज की डिमांड और किसी एक चीज की सप्लाई की बात कर रही है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर रही है, एज अ होल आपको बता रही है, पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपसे बातचीत करेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है आपसे प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है हम लोगों से डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आप अपने जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अभी अगर बता दूं तो इक्विलिब्रियम सिंपल शब्द में होता है एक स्टेट ऑफ रेस्ट, ना हमें इसके ऊपर चाहिए ना इसके नीचे चाहिए, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। अब एकदम सस्पेंस क्रिएट हो गया होगा, इसका क्या मतलब है अगले चैप्टर में बातचीत करेंगे, अभी से क्या करना है। तो और थोड़ा बातचीत करेंगे इसमें, और आगे घुस जाते हैं, इसमें और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है एग्रीगेट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैव लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एज कंपेयर टू एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटी चीज है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे और 2 चीजें आ जाती हैं, पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये क्या बवाल है। अब देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आपको बताती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड वो किस तरीके से सॉल्व की जा रही हैं, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व किया जा रहा है यानी कि हो रही है इस समय पर, सॉल्यूशन जो है उनका हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक बताती है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है भाई साहब, ये बताती है हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन वो किस तरीके से सॉल्व की जानी चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रही थी कैसे करी जा रही है और नॉर्मेटिव बताई कैसे करी जानी चाहिए, क्या सही तरीका है उसको करने का। अब इस चीज को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि हम जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, हम एक नॉर्मल प्रॉब्लम ले लेते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बता देता हूँ इस बहाने। मान लो 2 लोग हैं, एक हो आप और एक है कोई दूसरा पर्सन।
आप लोग आपस में बात कर रहे हो एंड आप लोगों के बीच में हो गई है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई गलतफहमी हो गई है। अब आप उसे सॉल्व कर रहे हैं आर्ग्यू करके कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, ये नहीं था, वो था, नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूं, तुम गलत मैं सही, तुम गलत मैं सही, बहस करके। लेकिन इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, ऐसे नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व। इसका जो सही सोल्यूशन होना चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को दोनों को समझने की जरूरत है एक दूसरे को, तब जाके ये जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें से मिस को हटा दो, MIS, तो अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये जो है इसका सही तरीका है, लेकिन आप इस तरीके से करने की इसको कोशिश कर रहे थे। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इस चीज को स्टडी करा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और इसे इस तरह से सॉल्व करा जा रहा है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमको ये बताएगी कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये हिसाब है, इसको अलग एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश करी है। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर आती है मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी के कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही है शुरुआत से, खैर यही पढ़ोगे आप पूरी इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी, कौन सी गुड्स बनाएं एंड कितनी बनाएं। अब हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक से इसको प्रोड्यूस करें। वैसे यहाँ पे मैं टी बनाना भूल गया हूँ, लो इसे टी बना दिया हमने। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक से बनाएं, लेबर इंटेंसिव तरीके से करें या कैपिटल इंटेंसिव तरीके से करें, किसके लिए बनाएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी उनको किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। आगे चलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, ये क्या बवाल है। अब यहाँ पर भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आप हो, यार मैं आपको बड़ा गंदा डायग्राम बनाता हूँ, सॉरी आपका इतना गंदा डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन ये आप हो, आपको 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए एक LED टीवी, ये टीवी जैसा लग भी रहा है कि नहीं, और दूसरा चाहिए आपको एक लैपटॉप कैसे बनाऊं यार, चलो ऐसे बना देते हैं, ये हो गया लैपटॉप। एक तो आपको टीवी चाहिए और दूसरा आपको लैपटॉप चाहिए। आपके पास है सिर्फ 40,000 रुपीज, ये है आपके पास लिमिटेड रिसोर्स, ये दोनों हैं आपके अनलिमिटेड वांट्स। अब आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीवी आपको चाहिए वो भी 40,000 का आएगा और जो लैपटॉप आपको चाहिए वो भी 40,000 का आएगा। देखो, जब आप टीवी ले लोगे तो आपको लैपटॉप को हटाना पड़ेगा, लेकिन जब आप लैपटॉप लोगे तो आपको टीवी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको इन दोनों में से किसी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। आपने टीवी ली लैपटॉप की कॉस्ट पे, लैपटॉप लिया टीवी की कॉस्ट पे, इन दो में से एक ही ले पाओगे दूसरे की कॉस्ट पे। तो दूसरी चीज जो आपने छोड़ी वो रही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लैपटॉप लेने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही वो था आपका टीवी। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। वैसे पीपीएफ तो वो होती है जो गाड़ियों के ऊपर कराया जाता है। अभी हमारे अनमोल भैया ने कराई है अपनी BMW के ऊपर। तो चलो छोड़ो, अनमोल भैया को छोड़ो और उनकी BMW को छोड़ो, आप आ जाओ यहाँ के पीपीएफ की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में पीपीएफ क्या होता है, तो देखो हमारे पास है लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, हमारी जो चाहत है, हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, एंड जो एक सिंगल रिसोर्स होता है उससे हम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपनी सारी नीड्स को, सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर लें। हम अपने रिसोर्सेज को कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना यूज कर लें, ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी सारी वांट्स को फुलफिल कर पाए। ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे इकोनॉमिस्ट ने क्या करा, एक एजम्पशन बनाया, एक सिस्टम बनाया। उनने कहा कि भाई साहब 2 गुड्स लो, एक रिसोर्स लो और 2 गुड्स लो, कि इस एक रिसोर्स से 2 गुड्स प्रोड्यूस करी जा सकती हैं। ये इन्होंने ऐसा सिस्टम सा बनाया एंड फिर उसे इन्होंने नाम दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को जब एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करा गया, कुछ इस तरीके से जब उस चीज को रिप्रेजेंट करा गया, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो कर्व आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या होता है ये हम आपको अभी बता देते हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं कुछ इंग्लिश के भारी शब्द जिनको आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है। आपसे टीचर पूछे सवाल तो आपको इसी तरह से जवाब देना है। वो कैसे देना, यहाँ पर देखो। Production Possibility Frontier PPF refers to graphical representation of possible combinations of 2 goods that can be produced with given resources and technology। अगर इसे आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है Production Possibility Frontier PPF जो वर्ड है ये रेफर करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स लो, एक रिसोर्स लो, और मान लो कि ये ही 2 गुड्स इस एक सिंगल रिसोर्स से प्रोड्यूस हो सकते हैं और उनको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट कर दो। इस ग्राफ के ऊपर
ऊपर, इस कर्व के ऊपर उस चीज को प्लॉट कर दो, उसे ही आप नाम दोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों है, कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, कुछ एग्जाम्पल दे दो, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे के समझा दो। इस तरह के ख्याल आपके मन में आ रहे होंगे, तो चलो एक सिचुएशन बनाते हैं आपके लिए इसको समझने के लिए। पर मान लीजिए आपके पास है 100 ग्राम शुगर, ये है तुम्हारा लिमिटेड रिसोर्स। अब हम यहाँ पे पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना रहे, तो यहाँ पर हमें एजम्पशन के चलते 2 गुड्स लेनी पड़ेंगी जो हमें इससे प्रोड्यूस करनी है। मान लो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉफी एंड चॉकलेट, एंड ये जो 100 ग्राम तुम्हारी शुगर है, इससे पता क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 100 ग्राम शुगर से तुम 100 टॉफीज एंड 0 चॉकलेट्स एक साथ बना सकते हो, या फिर 0 टॉफीज, ये 0 है और ये टी फॉर टॉफी, एंड 10 चॉकलेट एक साथ बना सकते हो। क्योंकि चॉकलेट बनाने में चीनी ज्यादा लगती है और टॉफी बनाने में चीनी कम लगती है, तो तुम 100 यूनिट्स ऑफ टॉफी बना लो एंड साथ में 0 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट बना लो। और चीनी जब ज्यादा लग रही भाई सब चॉकलेट में, तो तुम 10 चॉकलेट बना लो या फिर 0 टॉफी बना लो। अब तुम चाहते हो कि हमें तो यार दोनों चीज बनानी है, इसका कुछ सिस्टम निकालो। तो देखो यहीं पे हम वो ग्राफ बना लेते हैं आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो बन गया हमारा ग्राफ। इस तरफ है टॉफी एंड इस तरफ है चॉकलेट। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 100 ग्राम चीनी से, अरे यार नंबर तो डाले ही नहीं, नंबर लिख लेते हैं इन पर। चलो, जैसा कि हमने आपसे कहा था, या तो आप 100 ग्राम चीनी से 100 टॉफी और 0 चॉकलेट बना सकते हैं, या फिर 10 चॉकलेट और 0 टॉफी बना सकते हैं। अब आपका मन है कि आप दोनों चीजें बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। खैर एडजस्ट क्या कर लेते हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ये जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग चलो। अब तुम 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करके 100 टॉफी और 0 चॉकलेट बना सकते हो, या फिर अगर तुम 90 टॉफी बना लेते हो तुम साथ में 1 चॉकलेट भी बना पाओगे। तुम अगर 80 टॉफी बना लेते हो तो तुम साथ में 2 चॉकलेट भी बना पाओगे। जब तुम 70 टॉफी बनाओगे तो तुम साथ में 3 चॉकलेट बना लेना। 60 टॉफी यानी कि 4 चॉकलेट साथ में, 50 टॉफी यानी कि 5 चॉकलेट साथ में, 40 टॉफी यानी कि 6 चॉकलेट साथ में, 30 टॉफी यानी कि 7 चॉकलेट साथ में, 20 टॉफी यानी कि 8 चॉकलेट साथ में। अबे लाइन बंद। और जब तुम 10 टॉफी बनाओगे यानी कि 9 चॉकलेट साथ में, और जब तुम 0 टॉफी बना रहे होगे तो तुम बना पाओगे 10 चॉकलेट। देखो यहाँ पे एक कर्व बन के आएगा आपको कुछ इस प्रकार से। ये जो कर्व तुम्हें दिख रहा है इसे हम कहते हैं पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब सबसे पहले जान लेते हैं, तो वर्ड का मतलब क्या है। देखो, कंज्यूमर मतलब वो पर्सन होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है अपने वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। और देखो बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, तो ये होती है एक स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी कि कंज्यूमर इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद ना इससे ज्यादा कुछ चाहता है ना ही इससे कम कुछ चाहता है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है ना हम बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर किस तरह डिसाइड करता है कि उसकी अपनी कंप्लीट पूरी इनकम को खर्च करके अलग अलग गुड्स के ऊपर किस तरह अपनी सभी वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। क्योंकि देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो उन अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से फुलफिल किया जाए, किस तरह से खर्चे करे जाएं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स फुलफिल हो सकें। तो इकोनॉमिस्ट जो है हमारे वो इस चीज़ को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ऐसे में क्या करेगा, कोई भी कंज्यूमर जो है ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदेगा गुड्स का जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो खरीदेगा वो अपनी पूरी इनकम को खर्च करके। अब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो क्या सकता है जिससे कि जो है मैक्सिमम नीड्स फुलफिल हो सके, मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो सके। ऐसा कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ये डिपेंड करता है उस पर्सन के लाइक्स के ऊपर। लाइक्स मतलब इंस्टाग्राम वाले लाइक्स नहीं, उसकी जो चीज़ें पसंद है उसको उस पर डिपेंड करता है। क्या चीज़ें वो खाना पीना पहनना पसंद करता है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है अफोर्ड क्या कर सकता है वो, व्हाट कैन ही अफोर्ड टू बाय, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और आगे चलोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी वर्ड है जो कि है यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी का अगर हम मतलब नॉर्मली जानेंगे तो इसका मतलब होता है यूजफुलनेस, लेकिन ये जो वर्ड है ना बड़ा नॉर्मल वर्ड है, ये चीज़ इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं होती। इकोनॉमिक्स के अंदर इसका जो मतलब है वो यूजफुलनेस नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एंड ये काफी सब्जेक्टिव सी चीज होती है। ये जो है डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अब इसका क्या मतलब है ये सब आप जो है चैप्टर में थोड़ा सा आगे जानोगे, और इस चैप्टर के अंदर हम मेनली जो है यूटिलिटी को ही मेजर करने वाले हैं, यही हमारा इस चैप्टर का मकसद है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यूटिलिटी जो है दो तरह से मेजर करी जा सकती है, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इन दो तरह से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। अरे भैया ये क्या हो गया,
मैं क्या दिक्कत है यार, इसको कैसे सही करूं? ओ हो गया। देखो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर क्या होता है, हम जो है अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी यूटिलिटी को नापते हैं न्यूमेरिक तरीके से, न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं यूटिल्स। जैसे कि आप डिस्टेंस जब मेज़र करते हो तो वो आप किलोमीटर में करते हो, आप जब किसी चीज़ का वजन तोलते हो यानी कि वेट मेज़र करते हो तो आप किलोग्राम्स में करते हो, आप जब अपने मोबाइल डेटा को नापते हो तो आप जीबी में, एमबी में नापते हो। इसी तरह से जब आप अपने यूटिलिटी को नापते हो ना, तो वो चीज़ नापी जाती है यूटिल्स के अंदर। ये बस एक सिंपल सा यूनिट है अपनी यूटिलिटी को नापने के लिए, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट लोगों ने बनाया है। ये बस एक एजम्पशन जैसा है, ये कोई बहुत। तो यहाँ पे आप एग्जांपल जान लेते हैं कि किस तरह यूटिलिटी मैटर करती है, किस तरह बदलती है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि डिफर करती रहती है यूटिलिटी, वो कैसे करती है। अब मान लो हुआ क्या कि मैंने एक बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई, बटर स्कॉच मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पर मुझे जो है 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला उससे। वो जो आइसक्रीम है 20 रुपये की थी, मुझे उससे 20 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिल गया, यानी कि मेरे लिए भाई साहब पूरी वसूल हो गई, वो मामला बढ़िया रहा। और वहीं पर जब मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई सेम 20 रुपये की खरीद के, तो उससे मुझे सिर्फ 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम में कम इंटरेस्ट है। तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मेरी जो लाइक थी, मेरी जो वांट थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैटर करती है, ये जो यूटिलिटी है वो वेरी करती रहती है। तो मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम ज़्यादा पसंद थी, तो मुझे मान लो 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन चॉकलेट कम पसंद थी तो जो है 10 यूटिल्स का ही मिल पाया सेटिस्फेक्शन। इस तरह से हम अज्यूम करके चल सकते हैं। अभी आगे चलोगे, यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करेंगे, इसमें भी लफड़ा होके रखा है। हाँ, ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं रैंक्स में, मतलब अपन चीज़ों को रैंक करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है। कंपैरिजन हम इसके अंदर करते हैं, इसको हम एक्चुअल लाइफ में यूज़ भी करते हैं। वो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसको हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते। आपने यूटिल्स वर्ड शायद से पहली बार ही सुना होगा इस वीडियो में, इस चैप्टर में, लेकिन आप रियल लाइफ में जो है चीज़ों में कंपैरिजन करते हो कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम नहीं बटर स्कॉच आइसक्रीम पसंद है। इस तरह की चीज़ें जो है हम रियल लाइफ में भी करते हैं, ये जो है रियलिस्टिक है। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं मोबाइल की दुकान पर गया किसी पे एंड शॉपकीपर को कहा कि मुझे एक मोबाइल चाहिए जो कि 30,000 रुपये के अंदर में आता हो। तो उन्होंने क्या करा, मुझे 2 मोबाइल फोन्स दिखाए। पहला था Realme X7 Max और दूसरा था OnePlus Nord 2। अब मेरा हिसाब है, मैं हूं OnePlus लवर, यानी कि मुझे OnePlus के मोबाइल फोन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं एक ब्रांड कॉन्शियस पर्सन भी हूं। तो हम क्या करेंगे, Realme और OnePlus में से OnePlus बड़ा ब्रांड है, तो हमारी जो चॉइस है वो है OnePlus का मोबाइल फोन। तो मैंने कहा OnePlus Nord 2 दे दो भैया जी, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे ब्रांड में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने कंपेरिजन कर लिया Realme के फोन में और OnePlus के फोन में। मेरी जो प्रेफरेंसेस थी, एक अच्छा ब्रांड और वो भी OnePlus। तो और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले हो, एक तो होगा TU और दूसरा होगा MU। TU होता है टोटल यूटिलिटी, यानी कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी, एक चीज़ के हम मैक्सिमम कितने भी यूनिट्स जो है कंज्यूम कर लें, उसके बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा उसे हम कहेंगे TU, यानी कि टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो कि एक एडिशनल यूनिट लेने पर हमको मिलती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 20 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला आइसक्रीम खाने से, तो जो है 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिल गया। अब एक और मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हो सकता है इस बार 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि एक मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ, उसमें मुझे पूरे मजे आ गए। जब मैं दूसरी खाऊंगा मेरा पेट और मन थोड़ा सा भर चुका होगा, दूसरे में थोड़ा सा कम मजा आएगा, तो 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये जो 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है एक यूनिट खाने के बाद, जब दूसरी मैंने खाई प्लस जब हुआ उसमें यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन, उसे ही हम MU कहते हैं। यानी जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे 38 यूटिल्स, ये हो जाएगा हमारा TU, टोटल यूटिलिटी। एंड जो 18 यूटिल्स जो है एक और यूनिट कंज्यूम करने पर जो हमें मिला था वो है हमारा MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनके बीच में और रिलेशन जान लेते हैं, यानी कि इन दोनों के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं TU एंड MU क्या होता है। देखो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस बनाए गए हैं TU एंड MU को लेकर। जब जो है TU हमारा इंक्रीज करता रहता है जब हम कंजप्शन इंक्रीज करते हैं एक कमोडिटी का, जब तक कि MU पॉजिटिव है, यानी कि हम किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते रहेंगे। पहली आइसक्रीम से कंजप्शन से हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी से हो सकता है 15 का मिले, यानी कि प्लस 15 हो जाएगा हमारी यूटिलिटी के अंदर। अब तीसरी जब हम खाएंगे तो मजा और कम आएगा, क्योंकि हमारा पेट और मन जो थोड़ा सा और भर चुका होगा, तो हो सकता है 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले। अब अगली खाएंगे तो 5 का मिलेगा। अब देखो 4 आइसक्रीम हम खा चुके, थोड़ा थोड़ा मजा कम होता जा रहा है हमारा। हम एक और खाएंगे जब 30 आइसक्रीम, भाई साहब हमें वहां पर मिलेगा 0 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमारा मन पूरी तरह भर चुका होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 30 आइसक्रीम खाने से भी। और भाई साहब अगर हमको एक और खिला दी जाए
एक और आइसक्रीम जब खिला दोगे तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में चला जाएगा। हमारा जो MU है, ये जो MU बता रहा हूँ ना मैं आपको, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन जो बढ़ता जा रहा है। 1 यूनिट खाया, सेटिस्फेक्शन बढ़ा, थोड़ा सा और खाया और बढ़ा सेटिस्फेक्शन। हमारा TU तो बढ़ता जा रहा है, टोटल यूटिलिटी 20, 15, 35 और 10, 45 और 5, 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन भाई सब मिल गया। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन MU कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम खाते जा रहे हैं हमारा मन कम होता जा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। तो खाते खाते क्या हुआ भाई साहब, इतना मन भर गया हमारा कि -5 का हमें सेटिस्फेक्शन मिला कि यार मुझे नहीं अच्छी लग रही आइसक्रीम, मुझे खानी नहीं है, भाड़ में जाए आइसक्रीम। तो इस तरह से जो हमारा MU है वो -5 तक पहुंच गया। अब इनकी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर रूल्स वगैरह लिखे हैं। TU देखो बढ़ता रहता है जैसे जैसे कंजप्शन हम कमोडिटी को बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना 20 से 35 हुआ, फिर देखो 45 हो गया, फिर 50 हो गया। लेकिन ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि MU हमारा पॉजिटिव है। MU देखो पॉजिटिव था 5 तक, जैसे 0 पे गया तो TU बढ़ना बंद हो गया। ये सिस्टम है। जैसे ही फिर जो है और हम कंजप्शन करते चले जाएंगे तो हमारा MU नेगेटिव में चला जाएगा एंड हमारा TU बढ़ना बंद हो चुका होगा। और जब जो है हमारा TU मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो MU 0 हो जाता है। यानी कि देखो TU मैंने कही ना 50 हो गया इस केस के अंदर हमारा, जहाँ पे जो है TU मैक्सिमम पे पहुंच गया तो MU हमारा हो गया 0। MU यहाँ पर बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे। जैसे ही हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे ही हमारा जो TU है वो मैक्सिमम पे पहुंचा, देखो 50 पे पहुंचा TU और MU हमारा 0 हो गया। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद करके रख सकते हो, बाद में काम आ जाएंगे पेपर में। और जब कंजक्शन पॉइंट ऑफ सेटाइटी से भी ऊपर निकल जाता है तो TU जो है गिरना शुरू हो जाता है एंड MU नेगेटिव हो जाता है। देखो MU तो नेगेटिव में हो गया -5, लेकिन TU जो है हमारा वो भी गिर जाएगा। अब देखो -5 का सेटिस्फेक्शन मिला है तो 50 में से 5 को माइनस कर दो, यानी कि 45 यूटिल्स का आपका TU हो गया। ये था पॉइंट ऑफ सेटाइटी हमारा, ये जो 0 था। जैसे हमने 0 से भी आगे कंजप्शन को हम ले गए तो हमारा MU गिरा, MU माइनस में चला गया एंड साथ के साथ हमारा TU भी गिरा, जो पहले 50 का था वो 45 का हो गया। तो ये कुछ इसके असम्पशंस हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंस टू MU व्हेन TU इज एट मैक्सिमम, यानी कि जब TU मैक्सिमम पे है तो MU को क्या होगा, MU जो है हमारा 0 हो जाता है, इसमें लिखा था रूल में। दूसरा है व्हाट हैपेंस टू TU व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, जब MU नेगेटिव में आ जाता है, -5 में चला गया तो TU को क्या हुआ भाई साहब, TU भी कम हो गया था तो TU डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ सेटाइटी। क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी वो होता है जहां पर हमारा जो TU है वो मैक्सिमम पर पहुंच जाता है एंड MU 0 हो जाता है, उसे हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है, जब TU इंक्रीजिंग होता है तो हमारा जो MU है वो नेगेटिव होता है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो TU बढ़ता जा रहा, 20 से 35 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, तो क्या यहाँ पर MU नेगेटिव था भाई साहब? ऐसा तो नहीं था, MU तो बढ़ रहा था, पॉजिटिव में था। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये जो है फॉल्स है। एंड यहाँ पर अब हम 11th क्लास में आ चुके हैं तो हमारे साथ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, हमसे एक और बढ़ा दिया जाएगा इसमें क्वेश्चन, जस्टिफाई और आंसर। हमसे पूछा जाएगा क्यों फॉल्स है तो क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा कि जब TU इंक्रीज कर रहा होता है तो MU हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये फॉल्स है। और जैसे चाहो वैसे रीजन आप बता सकते हो, ये आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से हम आंसर बढ़िया लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया यहाँ पर। अरे यार यहाँ पे खाली पेज था, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, सॉरी गाइस, सॉरी। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, लॉ ऑफ DMU। अब ये क्या मजाक है यार, DMU बोलो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ हमको ये बताता है जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने एक और कंज्यूम करा, एक और यूनिट, तो माइनस हो गया, जो हमारा MU है वो गिर गया, जो सेटिस्फेक्शन है एक और यूनिट लेने से वो गिर गया। देखो अगली यूनिट लूंगा तो एक और यूनिट लेने से फिर गिर गया, एक और यूनिट लूंगा तो फिर गिर गया, जो सेटिस्फेक्शन है वो। तो यही DMU कहता है हमसे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती चली जाती है जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं। ये कंजप्शन है और ये MU है, बस यही सिस्टम है। आगे चलो, अब इसमें कुछ एजम्पशंस भी हो जाते हैं। देखो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यहाँ पर होना चाहिए, यानी नंबरों में तोलना चाहिए, हम यूटिल्स में तोलेंगे तभी DMU काम करता है। मॉनेटरी मेजरमेंट होना चाहिए यूटिलिटी का, यानी कि पैसों में तोला जाना चाहिए। तीसरा आता है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब एक आइसक्रीम जो है पूरी खाओ, ये जो आइसक्रीम है इसको आपको पूरा खाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप थोड़ी सी खा लो, एक बाइट ली, दूसरी बाइट ली, तीसरी बाइट ली, इस तरह बात नहीं बनेगी। एक आइसक्रीम खाई, दूसरी खाई,
फिर तीसरी खाई, इस तरह से तो बात बन जाएगी। ये रीजनेबल क्वांटिटी है, 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, लेकिन आप थोड़ा सा काट के खा ले रहे हो आइसक्रीम, वो वाली बात नहीं बनेगी, वो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है, वहाँ पर DMU काम नहीं करेगा। आप सोचोगे भाई साहब अच्छा 1 बाइट लिया आइसक्रीम की, यार ये तो बढ़िया लग रही है और खाओ, दूसरी बाइट में हो सकता है आपको और ज़्यादा मजा आए, आपका जो MU बढ़ जाए। तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा खा लिया और यार अगला यूनिट जब मैंने लिया तो मुझे तो और ज़्यादा मजा आ रहा है, मेरा MU बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो रीजनेबल क्वांटिटी लोगे तब ये DMU काम करेगा। चौथा पॉइंट आता है कंटिन्यूअस कंजप्शन रहना चाहिए। ये नहीं कि 1 आइसक्रीम आपने मॉर्निंग में खा ली और 1 आइसक्रीम आपको दे दिया भाई साहब आफ्टरनून में, तो क्या होगा, मॉर्निंग में तो आपको कम मजा आया होगा आइसक्रीम के अंदर, हो सकता है 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला हो, आफ्टरनून में हो सकता है आपको 30 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी होगी तो और ज़्यादा मजा आएगा। ये सब नहीं चलेगा भाई साहब, बैक टू बैक आइसक्रीम आपको खानी पड़ेगी, एक खत्म करी दूसरी लाओ, एक खत्म करी दूसरी लाओ, इस तरह चलते रहोगे तो ही DMU जो है काम करेगा। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तभी गिरेगी। यहाँ पर रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए जो कि नंबरों में तोल देता हो हर चीज़ को। जब तक तुम नंबरों में नहीं तोलोगे DMU काम नहीं करेगा, क्योंकि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने पहले तो बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई थी 20 रुपये वाली और आगे बाद में आप खा रहे हो 40 रुपये वाली आइसक्रीम, तो बात थोड़ी बनेगी भाई साहब। या फिर 20 रुपये ही वाली खा रहे हो, किसी और अच्छे ब्रांड की खा रहे हो, इस तरह नहीं, आपको सेम आइसक्रीम खानी पड़ेगी। क्वांटिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले वाली आइसक्रीम जो है वो 100 ml की थी तो अगली वाली 120 ml की खा रहे हो या फिर 80 ml की खा रहे हो, ये सब नहीं, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। और प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना आपको 20 रुपये और 40 रुपये वाली आइसक्रीम, तो ये चीज़ भी ध्यान रखो। और इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी इनकम जितनी पहले थी उतनी होनी चाहिए, मतलब जितने पैसे आपके पास पहले थे उतने ही रहने चाहिए। मान लो आपके पास पहले 100 रुपये थे और आके कोई आपको क्या करे और 20 रुपये दे दे, तो आप सोचोगे अरे यार और ले लेते हैं आइसक्रीम, बढ़िया है चलो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये तो होगी ऊपर की चीज़ें। चैप्टर में अगर हम एक्चुअली घुसेंगे तो यहाँ पे मेन टॉपिक की बात होगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि इस चैप्टर का नाम था। अब देखो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है विद लिमिटेड इनकम, हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। जिस तरह से वो खर्चे कर रहा है, जिस तरह से अपने पैसे को खर्च कर रहा है, उससे वो बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता, उसको वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता। उसको सेटिस्फेक्शन पूरी तरह मिल चुका है। देखो ये देख रहे हो ना, ये मान लो इसके पैसे हैं और ये इसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी। तो इससे ना वो नीचे जाना चाहता ना वो ऊपर जाना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि मुझे इतने रुपए में और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, कुछ नहीं है भाई, मिलेगा ही नहीं इससे ज़्यादा, कोई चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। एकदम सीधी सीधी चीज़ होती है इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो 2 केसेस होते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नापना पड़ेगा हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। पहला केस है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। ये भी एजम्पशंस हैं, एक ही कमोडिटी के ऊपर, यानी कि एक ही आइसक्रीम के ऊपर कंज्यूमर जो है अपना पूरा पैसा खर्च कर देता है। एक ही तरह के आइसक्रीम खाएगा, अपने पूरे 100 के 100 रुपये खर्च कर देता है। एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस होगा कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटीज, यानी कि एक तो पैसा खर्च करता है आइसक्रीम पे और दूसरी एक और चीज़ खाता है, उसको भी पसंद है चॉकलेट। ये होगी चॉकलेट, थोड़ी गंदी सी बनी है, सॉरी गाइस। तो इन दोनों को मिला के खाता है, इस पे अपने 100 रुपये खर्च करता है। 100 रुपये तो खैर अपना एजम्पशन है। तो ये 2 केसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सिंगल कमोडिटी केस एंड डुअल कमोडिटी केस। सबसे पहले 1 कमोडिटी केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 फैक्टर होते हैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, जिन पे ये इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है MUX = PX। जैसे कि आप ये कर्व देख पा रहे होगे, ये ग्राफ आपको दिख रहा है। अब देखो जैसे ही हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी किसी भी कमोडिटी की तो हमको मिला 14 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, जो कि काफी बढ़िया चीज है। जैसे हमने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, हमको मिला 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। हमारा MU गिर गया। मैंने आपको पहले ही बताया था MU जो है वो गिरता जाता है जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं। तीसरी यूनिट का कंजप्शन करा तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और गिर गई, यानी कि 10 पे आ गई। और हमें पता चलता है भाई साहब इस कमोडिटी का जो प्राइस है ना वो 10 रुपए था, तो 10 रुपए और 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, यानी कि MUX जो है हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर हो गई। हम पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे। जैसे हम और कंज्यूम कर लेंगे, मान लो चौथी यूनिट को जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो MU है वो गिर जाएगा, वो 8 रुपए पे आ जाएगा, यानी कि 8 यूटिल्स पे आ जाएगा। और 10 रुपए तो हमने इसके लिए पे कर दिए थे, पैसा ज्यादा दे रहे हैं और सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यानी कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर एक और यूनिट उस आदमी को आप कंज्यूम करवा दोगे 5वीं यूनिट, तो उससे सिर्फ 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन
सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और 10 रुपए पे करे थे इतना भारी अमाउंट पे करें और इतना कम सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ये जो है हमारा पॉइंट ई, यहाँ पर जो है हमें सेटिस्फेक्शन पैसे के बराबर मिल रहा है। PX मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। ये है हमारी सिचुएशन इक्विलिब्रियम की, यहाँ पर आदमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इस चीज को आप और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए अपनी किताब को एकदम ध्यान से पढ़ना, और इस तरह की और कर्व्स और ज्यादा एग्जांपल्स आप बना के देख सकते हो। ये चीज काफी जरूरी है, इससे आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। और बाकी कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लो। देखो यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया गया हमारे लिए, एक टेबल बनाई गई है, इसको इकोनॉमिक्स के अंदर शेड्यूल कहते हैं। तो देखो यूनिट्स ऑफ एक्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखी है, ये यूनिट्स ऑफ वाई, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया है, यहाँ पर प्राइस होना चाहिए था। प्राइस के लिए हम रुपये का साइन बना देते हैं, इससे काम चला लेना अभी। तो देखो हर एक यूनिट का जो प्राइस है वो 10 रुपये है। अब एक आदमी जब 1 यूनिट इसकी कंज्यूम करता है तो 10 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। एंड MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी से 20 मिली, 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन उसको मिल गया यहाँ से। अब जब इसको रुपीज में कैलकुलेट करेंगे कि कितना मिला हमको, तो वही 20 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला है हमें, 20 रुपये 20 यूटिल्स, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एक एजम्पशन है 1 रुपया इक्वल टू 1 यूटिल, यानी कि हमें यहाँ से जो सेटिस्फेक्शन है वो 20 रुपये के बराबर मिल गया 10 रुपये में। यानी कि ऐसा लग रहा है यार भाई साहब मजा आ गया यार, 10 रुपये में 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि और खरीदते हैं। चलो दूसरी यूनिट खरीद ली इन्होंने। हमारा जो पहले वाले केस में था MU जो है वो PX से बड़ा था, हमारे प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा था, डिफरेंस था यहाँ पर 10 का। तो दूसरा यूनिट हमने खाया भाई साहब, एक और आइसक्रीम खाई, अगेन 10 रुपये की आइसक्रीम थी। अब के MU मिला हमको 16, क्योंकि थोड़ा सा मजा पहले हम ले चुके थे, तो अब के कम अच्छी लग रही है हमें आइसक्रीम, यानी 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमें इस बार मिला है। इस बार भी भाई साहब 16 रुपये बराबर सेटिस्फेक्शन मिला 10 रुपये में। आप कहोगे यार और खाते हैं, चलो आइसक्रीम बढ़िया लग रही है, बहुत पैसा वसूल है, 10 रुपये में 16 रुपये का सेटिस्फेक्शन, एक और खा लेते हैं। एक और खाओगे, 10 रुपये दिया आपने, यहाँ पे आपको मिला 10 ही रुपये बराबर सेटिस्फेक्शन, यानी कि पैसा वसूल। आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है MUX और PX में। MUX और PX जो ये बराबर हो चुके हैं, यही है फॉर्मूला आपके इक्विलिब्रियम का। लेकिन कोई आपको एक और आइसक्रीम खिला दे, चौथी आइसक्रीम, अगेन आपसे 10 रुपये ले ले, और इस बार आपको सेटिस्फेक्शन MU जो है वो सिर्फ 4 यूटिल्स का ही मिलेगा। आप कहोगे अरे मैया रे 10 रुपये में सिर्फ 4 रुपये बराबर सेटिस्फेक्शन, हम तो लुट गए, आज तो बर्बाद हो गए। और आपको कोई जबरदस्ती एक और खिला दे वो आइसक्रीम वाला, अरे भाई यार खाओ ना खाओ, अरे आप खाओ बढ़िया चीज है, तो आपसे फिर 10 रुपये ले ले। अब क्या आपको सेटिस्फेक्शन 0 यूटिल्स का बढ़ेगा कि यार फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं नहीं ले रहा। और यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन 0 यूटिल्स का मिला, 0 रुपये बराबर मिला, 10 रुपया पूरा बर्बाद। और एक और मान लो जबरदस्ती खिला दे, अबे यार खाओ ना एक और, क्या दिक्कत है, तो 10 रुपये अगेन खर्च हुए और -6 का आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि यार 10 रुपये में -6 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो पैसा बर्बाद है, मैं नहीं खा रहा। तो इसके बाद तो आप खाओगे नहीं, खैर कैसे भी। तो यहाँ पर बात इक्विलिब्रियम की चल रही थी। ये जो पॉइंट है MUX और PX जहाँ पर बराबर हो गए, वो है आपका इक्विलिब्रियम, इसको हम इक्विलिब्रियम पे कहेंगे। और पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहाँ है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कहा था ना आपसे MU 0 हो जाता है, यहाँ पे MU 0 हो गया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहलाएगा। 2 कमोडिटीज का केस में बात कर लेते हैं। जब मैंने आपसे कहा था ना 2 तरह के केस होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। रेशियो ऑफ MU टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स, यानी कि MUX अपॉन PX, यानी कि MUX की, यानी कि X कमोडिटी का MU और P यानी कि प्राइस बराबर होना चाहिए। जब यहाँ पे निकल के आता है MUM। अब MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजप्शन को हम बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गिरती जाएगी। मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ ये चीज़, तो ये तो फैक्ट है, इसे तो दिमाग में बिठा लो। पूरे इकोनॉमिक्स जब तक पढ़ोगे ना तब तक काम आएगा। ये कंजप्शन बढ़ेगा MU गिरेगा। अब यहाँ पर भी एक शेड्यूल हमारे लिए बनाया गया, इस चीज़ को शेड्यूल कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ये जो टेबल बनी रहती है, यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम थी 5 रुपये, यानी कि कंज्यूमर के हाथ में सिर्फ 5 ही रुपये थे, उसको सब खर्च करने थे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए था। तो मान लो आपके पास 5 रुपये हैं और कमोडिटी X कमोडिटी Y दोनों का जो प्राइस है वो 1 रुपया है। आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले इस टेबल को देखोगे आप देखोगे कि यार X कमोडिटी परचेस करने में हमें 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 रुपये से 1 यूनिट इसका ले लोगे, ठीक है। 1 यूनिट इसका ले लिया, ये गया, आपको मिल गया 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन टोटल, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यार अब कहाँ पे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिल रहा है? आप देखो यार Y में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है आपके, तो 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है। तो अब क्या आप इसे ले लोगे, ये भी गया, 2 रुपये खर्च हो गए, बचे 3 रुपये। अब कहोगे यार और पैसा खर्च करना है हमें। अब देखोगे सेटिस्फेक्शन कहाँ ज्यादा मिल रहा है, तो X के अंदर सेटिस्फेक्शन आपको 14 रुपये का मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, अब के X की यूनिट परचेज कर लोगे, ये भी गई, आपके 3 रुपये खर्च हो गए और 2 रुपये बचे। अब देखोगे यार अब क्या करें, एक और यूनिट किसकी लें, Y की लें क्या X की लें? 2 रुपये बच रहे हैं आपके पास,
₹2 में आप 2 चीजें खरीद सकते हो। देखो आप 1 यूनिट तो एक्स की खरीद लोगे, अब कहोगे यार 1 और रुपया बचा, अब क्या करें, सेम 12 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वाई से भी, तो आप 1 और यूनिट वाई की खरीद लोगे और मिला जुला के आपका जो पैसा है वो पूरा खर्च हो जाएगा। इनकम ₹5 से आपकी 0 हो जाएगी, यानी पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं बचा होगा और सेटिस्फेक्शन आपको पूरी तरह मिल चुका होगा। पूरा सेटिस्फेक्शन ये जो मिला के 30, 16, 14 और 24 यानी कि 12, 12, 24 ये होते हैं 74 यूटिल्स का अपना टोटल सेटिस्फेक्शन ले लिया, अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा। MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी सेम, यानी कि दोनों कमोडिटीज के ऊपर आपने जो लास्ट रुपी स्पेंड करा, देखो लास्ट रुपी वाई के ऊपर आपने इसी यूनिट पे खर्च करा था, इससे आपको 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था यानी MU मिल रहा था। और लास्ट रुपी आपने जब एक्स पे खर्च करा, एक्स पे आखिरी रुपया आपने कब खर्च करा था, जब आपको 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था, और ये तो दोनों बराबर है यानी कि पहुंच गया आप इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे भी अगेन एक और चीज पॉइंट आ जाता है, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, कंजप्शन बढ़ेगा तो MU गिरेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम पर आप कैसे पहुंचोगे, आप 3 यूनिट खरीदोगे एक्स के और 2 यूनिट खरीदोगे वाई के, आप पहुंच चुके होगे इक्विलिब्रियम पे। एक टॉपिक यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये वो रेट है जहां पर कि कमोडिटीज को सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है दूसरे के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। समझ नहीं पाए होगे मुझे पता है, अब फिर से समझाते हैं। इस ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं हम इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। मान लो आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप जो है 40 यूनिट्स परचेस कर सकते हो गुड वाई के एंड 5 यूनिट्स परचेस कर सकते हो गुड एक्स के। आप चाहते हो यार मुझे एक्स के और ज्यादा यूनिट्स परचेस करने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके पास पैसे कम है, एक्स आपको बढ़ानी है तो वाई आपको ऑब्वियसली गिरानी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स को ज्यादा खरीदोगे तो वाई को कम खरीदना पड़ेगा। अब देखो आपने एक और यूनिट बढ़ा दिया एक्स का, उसके लिए आपको यूनिट पता कितने कम करने पड़े, 8 यूनिट कम करने पड़ेंगे वाई के। अब आपको यहाँ पे गुड एक्स और ज्यादा खरीदनी है तो गुड वाई जो है और ज्यादा कंजप्शन उसका गिराना पड़ेगा, यानी कि अब क्या आप 26 यूनिट्स परचेस करोगे गुड वाई की और 7 यूनिट्स परचेस करोगे गुड एक्स की। यहाँ पर भी आपका पूरा पैसा जो है खर्च हो जाएगा। आप जब गुड एक्स ज्यादा खरीदोगे तो आपको गुड वाई का कंजप्शन गिराना पड़ेगा। ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किस रेट पर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आप यूनिट्स ऑफ वाई कितनी सैक्रिफाइस करोगे अपॉन यूनिट्स ऑफ एक्स कितनी लोगे आप, इस चीज को MRS कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सैक्रिफाइस की जगह वैसे गेन होना चाहिए, सॉरी गाइस गलती से गलत लिख दिया। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, एक और टॉपिक आ जाता है जो कि है इंडिफरेंस कर्व। अब ये क्या चीज है भाई साहब, इंडिफरेंस से आप समझ पा रहे हो यानी कि डिफरेंट नहीं होता है, कुछ भी सेम टू सेम होता है। अब ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, यानी कि 2 गुड्स होती हैं यहाँ पे एंड कंज्यूमर को दोनों ही सेम टू सेम पसंद है। जैसे कि 2 गुड्स यहाँ पे, एक तो फ्राइज और दूसरा बर्गर। फ्राइज और बर्गर दोनों में कंज्यूमर को सेम मजा आता है, वो अपना पैसा दोनों पे किसी भी हिसाब से खर्च कर सकता है। उससे चाहे जैसे ले लो, उसे चाहो तो पूरी फ्राइज दे दो, एक भी बर्गर मत दो, उसका काम चल जाएगा। उसे सिर्फ बर्गर्स दे दो, एक भी फ्राइज मत दो, तब भी उसका काम चल जाएगा। उसे दोनों सेम टू सेम पसंद होती हैं। ये असम्पशन है इंडिफरेंस कर्व का कि दोनों जो गुड्स हैं कंज्यूमर को सेम टू सेम पसंद होती है, सेम टू सेम सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा होता है। सेटिस्फेक्शन मतलब जितने रुपए की वो है उतना सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा होता है। यूटिलिटीज में जितने रुपए उतनी यूटिलिटी, उतने यूटिल्स की यूटिलिटी। आगे आओगे इसके कुछ असम्पशंस की बात करेंगे। सबसे पहले 2 कमोडिटीज होनी चाहिए तभी ये चीज काम करेगी। नॉन सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे ये कभी भी नहीं पहुंचता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि रैंकिंग कंपैरिजन वगैरह हम करने चाहिए, ये नहीं कि नंबरों में नाप रहे हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। कंपैरिजन होना चाहिए 2 चीजों के बीच में। डिमिनिशिंग MRS होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो गिरता हुआ रहना चाहिए धीरे धीरे, जो कि गिरता ही रहता है। रीजनल कंज्यूमर होना चाहिए, यानी कि समझदार आदमी जो कि तोल के चीजों को लेता हो, ये नहीं कि अंधा ऐसे बिना सोचे समझे ले लेता हो, सोच समझ के हिसाब लगा के लेता हो चीजों को, कंपैरिजन वगैरह करके बढ़िया तरीके से। इस तरह का कंज्यूमर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब इसका सिंपल सा मतलब है, एक जो रेशनल कंज्यूमर होता है वो हमेशा प्रेफर करता है मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि कोई भी रेशनल कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा चीज को परचेज करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा। वो हमेशा ये चाहता है मेरा जो इनकम है वो बढ़ती जाए और मैं चीजें और ज्यादा परचेज करता रहूं। यही सत्य है, इसे ही हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है इंडिफरेंस मैप। देखो, एक इंडिफरेंस कर्व, दूसरी इंडिफरेंस कर्व, तीसरी इंडिफरेंस कर्व, ये 3 इंडिफरेंस कर्व जब एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर दी जाएंगी, इसको हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। इससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पहली से, दूसरी से और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तीसरी से और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का जो है एप्लीकेशन आ जाता है
अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि इस तरह से कॉन्वेक्स ये होती है, कॉनकेव ऐसे होता है, कॉन्वेक्स ये है, तो कॉन्वेक्स होती है टू द ओरिजिन, ओरिजिन इसका ये है, इसकी तरफ जो है कॉन्वेक्स है ये। अब ये जो है डाउनवर्ड स्लोप करती है हमेशा, इस तरह से देखो डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि गुड वाई का कंजप्शन जब आप गिराओगे तभी आप गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ा पाओगे, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है इनके अंदर। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहले को कम करना पड़ेगा, ये हिसाब है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए जो इसका कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ इस तरह गिर रहा होता है इसका कर्व। एंड हायर आईसी से आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि ये वाली कर्व पे जब आप जाओगे तो आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि गुड वाई भी खूब परचेस कर रहे होगे, आप गुड एक्स भी खूब परचेस कर रहे होगे। एंड ये जो है लाइन है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। यहाँ पे एक और टॉपिक आता है बजट लाइन। देखो ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with the given income and prices such that cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। यहाँ पर भाई साहब बात वही आ जाती है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि लिमिटेड पैसा है आपके पास, लिमिटेड रुपया पैसा आपके पास इतने ही पैसे हैं कि जब आप 8 मूवी टिकट्स खरीदोगे तो आप 0 टी शर्ट्स ले पाओगे, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है यार मुझे तो टी शर्ट्स भी चाहिए, जब आप 6 मूवी टिकट्स खरीदोगे तो आप यहाँ पे 1 टी शर्ट ले पाओगे, इतना ही आपका बजट है, यहीं पर आपका पूरा पैसा जो खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगेन आप चाहते हो यार मुझे तो और टी शर्ट चाहिए, तो आप जब 2 टी शर्ट खरीदोगे आप सिर्फ 4 मूवीज देख पाओगे, यहाँ पे भी आपकी इनकम पूरी यूज हो जाएगी। जब आप 2 मूवीज देखोगे तो आप जो है 3 टी शर्ट ले पाओगे, आप जब 4 टी शर्ट ले लोगे तो मूवी नहीं देख पाओगे, आपकी मर्जी है, आप इसमें से जो चाहो ले लो, इसमें आपका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। ये जो लाइन सीधी सीधी स्ट्रेट बन के आ रही है इसे ही हम कहते हैं बजट लाइन। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन है, 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, तीसरा, चौथा, 5वां, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इन सबको मिला के जो एक लाइन सी बन रही है इसे हम बजट लाइन कहते हैं। आगे चलेंगे, बजट सेट यहाँ पर आ जाता है। अब देखो ये तो रही हमारी बजट लाइन, मैंने आपको बता दी क्या होती है। अब इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे गुड्स के, इसके ये अंदर बात कर लेते हैं। और भी तो कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं ना, जैसे कि आप 2 मूवीज देख लो और 1 टी शर्ट ले लो, ये भी तो आप कर सकते हो ना। इससे आपका पूरा पैसा तो खर्च नहीं होगा, पूरा जो पैसा है वो खर्च नहीं होगा, लेकिन आप खरीद सकते हो ना, इससे पैसा है ना आपके पास इतना कि आप ले सको। 5 मूवीज देखो और 1 भी टी शर्ट ना लो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो आपके बजट के अंदर आता है ना। बजट के अंदर जो कुछ आता है, इस लाइन के अंदर, इस एरिया में जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब हमारे बजट सेट के अंदर आते हैं, दैट्स इट। कि जो हमारी स्लोप ऑफ बजट लाइन है ये भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है। जब आप एक का कंजप्शन गिराओगे तो दूसरे का बढ़ाओगे, दूसरे का गिराओगे तो पहले का बढ़ाओगे, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसलिए इसका भी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है इसे आप प्राइस रेशियो भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो 5 और 25, 4 और 20, 3 और 15, यानी कि 1:5 का कुछ रेशियो बनकर आ रहा है यहाँ पर प्राइस रेशियो। तो ये भी हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन कहलाता है। ये यहाँ पे आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, इसमें भी गड़बड़ होकर रखी है, इसे एडिट करना पड़ेगा। हाँ कर दिया। देखो 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, स्ट्रेट क्योंकि प्राइस रेशियो सेम होता है, बस दैट्स इट। आगे बढ़ो। अब देखो शिफ्ट भी आते हैं बजट लाइन के अंदर। अब आप कहोगे वो कैसे भाई साहब। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास इतना पैसा है कि आप 10 डॉट पेन और 0 जेल पेन ले सकते हो, आप 8 डॉट पेन और 1 जेल पेन ले सकते हो, या फिर 6 डॉट पेन और 2 जेल पेन ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपकी बजट लाइन बन के आ रही है। अब मान लो हुआ क्या कि हमारे जो डॉट पेन्स हैं इनका प्राइस गिर गया। जब प्राइस गिरेगा तो आप इसे ज्यादा परचेस कर पाओगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। प्राइस गिरा कंजप्शन बढ़ा, प्राइस गिरा कंजप्शन बढ़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब डॉट पेन का कंजप्शन यानी कि कंजप्शन कह रहा हूँ, डॉट पेन का प्राइस जब गिर गया तो आप डॉट पेन्स को ज्यादा परचेस कर पाओगे। आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से बन के आएगी, समझ रहे हो, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, अपवर्ड शिफ्ट हो गई। अब होता क्या है, एक बार क्या बात हो गई कि इसका जो वो है प्राइस वो बढ़ गया, तब आप क्या करोगे। देखो पहले तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से बन गई, जब डॉट पेन का प्राइस जो है वो गिर गया, डॉट पेन ज्यादा खरीदे तो लाइन कुछ इस तरह बन के आ रही है। हुआ क्या, इसके जो पैसे हैं वो बढ़ गए, इसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या करोगे, आप इसका कंजप्शन कम कर पाओगे, तो आपकी लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी। ये जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये हो गया शिफ्ट इन बजट लाइन, एक ऊपर बढ़ रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। एक तो ये तो हो गया पहले वाले की बात, पहले कमोडिटी की। अब दूसरे कमोडिटी में होता है जेल पेन में, मान लो इसका प्राइस बढ़ गया तो आप इसका कंजप्शन कम कर दोगे, आपकी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, समझ रहे हो, ये कम खरीद पाओगे आप। और अगर इसका प्राइस गिर जाए तो आप इन्हें ज़्यादा खरीद पाओगे, आपके बजट लाइन कुछ इस प्रकार से आएगी।
तो ये शिफ्ट होता रहता है अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स। 4 तरह के आपके शिफ्ट होते हैं बजट लाइन के अंदर। बोले तो रोटेशन होते हैं बजट लाइन के अंदर, और पूरी भी शिफ्ट हो सकती है बजट लाइन। जैसे आप देख पा रहे हो ये बजट लाइन यहाँ पे है 10 और 5 पे। आप चाह रहे हो यार से पूरी कैसे शिफ्ट करा जाए। अब मान लो आपके डॉट पेन्स का प्राइस गिर गया, साथ ही साथ जेल पेन्स का भी प्राइस गिर गया, तो आप क्या करोगे, डॉट पेन्स का और जेल पेन्स का दोनों का कंजप्शन बढ़ा दोगे और आपकी जो बजट लाइन है वो सीधे सीधे शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ। अब मान लो इनका प्राइस बढ़ गया, डॉट पेन का भी बढ़ गया और जेल पेन का भी बढ़ गया, तो आपकी बजट लाइन कुछ इस तरह बनेगी। इनका भी कंजप्शन आप कम कर दोगे और इनका भी कंजप्शन आप कम कर दोगे। खैर सीधी सीधी होती है यार ये टेढ़ी मेढ़ी बजट लाइन, सॉरी गाइस। अब भाई साहब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम आईसी एनालिसिस से भी नाप सकते हैं। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ों को जोड़ रहे हैं, आईसी प्लस बीएल, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। तो देखो इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ पे 3 बना दिया, IC1, IC2 और IC3। अब हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा, जब MUX और PX बराबर होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस उस कमोडिटी का बराबर हो जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। ये तो कंडीशन हमने शुरू में ही पढ़ी थी। और हमारा जो कंज्यूमर है वो मोनोटोनस है, उसकी मोनोटोनस प्रेफरेंसेस है, तो वो बड़ी से बड़ी IC को प्रेफर करेगा कि ऊंची से ऊंची IC बजाऊँ मैं। लेकिन अगर उससे इस इंडिफरेंस कर्व पर जाना है तो उसका जो पास जो पैसा है वो ज़्यादा होना चाहिए। एंड उसकी बजट लाइन तो ये है, पैसा तो उसको यहीं तक है, यानी कि वो दूसरी IC पर ही जा पाएगा, तीसरी पर नहीं जा पाएगा। इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, इस पॉइंट के ऊपर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा जहाँ पे उसका पूरा पैसा खर्च हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बजट लाइन है वो एक पॉइंट पर टच करती है हमारे IC को, यानी कि ये जो बजट लाइन है वो एक टेंजेंट है टूवर्ड्स दी IC। तो IC2 के एक पॉइंट पे जाके वो अपने इक्विलिब्रियम पर हमारा जो कंज्यूमर है पहुंच जाएगा। बस हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय IC एनालिसिस। आपका कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डिमांड, देखो सबसे पहले मतलब जान लेते हैं डिमांड का मतलब क्या है। देखो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ऐसी क्वांटिटी एक कमोडिटी की जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता भी है और उसकी औकात भी है खरीदने की। बोले तो उसके पास पैसा है उतना, उसकी इनकम है उतनी कि वो उसे खरीद सकता है। एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल डिमांड। इसमें 4 चीजें हमको बताई गई डेफिनेशन के अंदर, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड हम 2 तरह के यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है इंडिविजुअल डिमांड। इसकी वही सेम डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। यानी कि सिर्फ एक कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, एक कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीद सकता भी है, चाहता भी है at each possible price during a given period of time। दूसरा आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सारे के सारे कंज्यूमर्स विलिंग होने चाहिए और एबल भी होने चाहिए किसी भी चीज को परचेज करने के एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज को रट लेना एकदम, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आएगी और लिखनी पड़ेगी और एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हो जिनका एग्जाम कल हो। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहले है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। अगर गिवन कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड जो वो गिर जाएगी। प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे उसे, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग सोचेंगे अबे यार पैसे नहीं है, कम ही खरीदो कम ही खरीदो। अगला पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो कि आप एक कमोडिटी को छोड़ के जब दूसरी यूज करते हो, जैसे कि टी एंड कॉफी दोनों सेम काम करती हैं लेकिन दोनों अलग अलग गुड्स हैं, तो वो दोनों जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक गुड के साथ दूसरी यूज करी जाती है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार जो है बिना पेट्रोल की नहीं चलेगी और जो पेट्रोल है उसका बिना कार के भी कोई काम नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत और भी यूज है उसका, लेकिन मान लो अगर पेट्रोल सिर्फ कार में ही चलता होता तो पेट्रोल का बिना कार के कोई काम नहीं, कार का बिना पेट्रोल के कोई काम नहीं। वैसे तो कार भी इलेक्ट्रिसिटी से चल जाती है आजकल, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो कार के बिना नहीं है और कार जो है वो पेट्रोल के बिना नहीं है। अब मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड पे उसका क्या असर होगा, खुद सोचो। जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे लोग कम खरीदना पसंद करेंगे, यानी कि टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ने से गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होने से गिवन गुड की प्राइस कम हो जाती है। क्योंकि कॉफी का प्राइस अगर कम होगा तो टी की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि कॉफी को लोग ज्यादा खरीदेंगे। दूसरा अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करोगे तो कार एंड पेट्रोल की बात है। अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी,
अगर कार का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कार का प्राइस जब कम होगा तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे और ज्यादा पेट्रोल की डिमांड होगी, और पेट्रोल का प्राइस जब कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि भाई सब पेट्रोल सस्ता है, कार ले लो, कार ले लो, कार ले लो। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं गाड़ी मत लेना, कार नहीं लेना भाई साहब, कोई फायदा नहीं है, पेट्रोल वाली गाड़ी लोगे बहुत खर्चे होंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो चीजों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी तो चीजों की डिमांड जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा चीज खरीदेंगे, कम पैसा होगा तो कम ही चीज खरीदेंगे। अगला पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मान लो आप सालों साल से एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आपको एंड्रॉइड बहुत ज्यादा पसंद है और आपका बजट है 1 लाख रुपए अब मोबाइल फोन खरीदने के लिए, तो आपका जो है मन बदल जाता है कि नहीं यार अब एंड्रॉइड नहीं, अब iOS चाहिए हमको। तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो बदल गई। जब आपकी प्रेफरेंस बदल गई तो आप iOS वाला मोबाइल ले लोगे, जिससे कि एंड्रॉइड की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं तब भी डिमांड बदल जाती है। लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। अब आपको कहीं से खबर आई कि भाई साहब आने वाले टाइम में iPhone 13 के प्राइसेस गिरने वाले, क्योंकि iPhone 14 आ रहा है। खैर 14 से लेना देना नहीं है हमारा मतलब है iPhone 13 के प्राइस से जो कि गिरने वाला है। तो आप सोचोगे यार अभी नहीं ले रहे, बाद में ही लेंगे जब प्राइस गिर जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस की बात चल रही है यहाँ पर। प्राइस अगर कम होने वाला है इन द फ्यूचर तो इस टाइम पर जो उस कमोडिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे कि प्राइस कम हो जाए तभी हम खरीदें। और आपको सुनने में भाई साहब आईफोन की प्राइस बढ़ने वाले, तो आप फटाफट से भाग के लोगे अभी जाके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर ये है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, देखो ये तो सबके ऊपर अप्लाई होती है। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। 3 पॉइंट और इसमें जुड़ जाते हैं मार्केट डिमांड के अंदर। पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का साइज कितना है एंड कंपोजिशन कितना है। साइज मतलब कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, और कंपोजिशन मतलब मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एटसेट्रा। इस तरह से कैटेगराइज अगर हम कर दें तो वो होगी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब मान लो किसी जगह पर अर्थक्वेक आ गया और बहुत सारे लोग मारे गए उसके चलते, जिसमें कि लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो गया। तो इससे क्या होगा, कमोडिटी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली जो डिमांड है उसकी गिर जाएगी, क्योंकि लोग कम हो चुके हैं, जो डिमांड कम हो चुकी है। और बात करें कंपोजिशन की, तो मान लो कोई प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इन्फेंट्स के लिए यूज करा जाता है, छोटे बच्चों के लिए, और कंट्री के अंदर एक लॉ लगा दिया गया 1 चाइल्ड पर कपल करके, यानी कि एक कपल का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता है। तो टाइम के साथ क्या होगा, नए नए कपल आते जाएंगे और बच्चों की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। क्वांटिटी बोले तो पॉपुलेशन उनकी, क्योंकि जो छोटे बच्चे पहले थे वो बड़े होते जाएंगे और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम होंगे। पहले 2-2 बच्चे हुआ करते थे एक कपल के, अब एक ही होगा। तो धीरे धीरे जो है इन्फेंट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेंट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हमको चाहिए होते हैं उनकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो कमेंट में पूछ लो, फिर से समझा देंगे। अगला पॉइंट है सीजन एंड वेदर। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि रेनी सीजन में यूज होता है, फॉर एन एग्जांपल अम्ब्रेला। तो जब रेनी सीजन चला जाएगा, यानी कि हमारा जो सीजन है वो चेंज हो जाएगा, तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। अम्ब्रेला की डिमांड जो कम हो जाएगी जैसे ही बारिश का सीजन गया, अरे अब कौन खरीदेगा छाता, और बारिश फिर से आ गई भाई सब मौसम, तो फिर से छाते की डिमांड बढ़ जाएगी। अब लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब मान लो कोई ऐसा कंट्री है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो काफी इवन है, यानी कि ज्यादातर लोगों की जो इनकम है वो आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि कोई तो बहुत अमीर है और कोई तो बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है। सबकी जो इनकम है वो आसपास ही है, किसी थोड़ी ज्यादा किसी की थोड़ी कम, लाइक आसपास इनकम है सबकी। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ लोग दिमाग लगा के ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और वहां का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन हो जाता है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब रह जाते हैं। तो जो मिडिल क्लास चीजें थी वहां पर, पहले सब लोग 20,000 रुपए वाला मोबाइल चलाते थे, जैसे कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ बहुत गरीब हो गए, तो 20,000 रुपए वाले मोबाइल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अमीर लोग 1.5 लाख वाले मोबाइल खरीदेंगे और जो गरीब हो चुके हैं वो 10,000 वाले खरीदेंगे। एक टॉपिक है हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट वी कॉल डिमांड फंक्शन। ये भी दो होते हैं भाई सब, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है dx इक्वल टू f इंटू पी एक्स पी आर वाई टी एफ, और मार्केट डिमांड फंक्शन है dx इक्वल टू f इंटू पी एक्स पी आर वाई टी एफ POSD।
अब इन्हीं के क्या मतलब है, ये क्या लिखा है भाई साहब, ऊटपटांग लैंग्वेज है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर दिया गया पूरा आपको। DX का मतलब है डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, PX मतलब प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y बोले तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, T बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, F से बोले तो फ्यूचर है, और PO की बात करोगे तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, S मतलब सीजन एंड वेदर, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगला टॉपिक है हमारा डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो हमने आपको डिमांड की डेफिनेशन बनाई थी ना, जैसे ही हम उसे एक शेड्यूल में लिख देंगे, एक टेबुलर स्टेटमेंट में, उससे हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे, जो कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों होते हैं। ये है इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल, ये है इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल, और ये है मार्केट डिमांड का शेड्यूल। जब किसी कमोडिटी का प्राइस 2 रुपये है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 10 होगी, उसका प्राइस अगर 8 रुपये होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड तो 4 यूनिट्स होगी। और मार्केट डिमांड में भाई साहब A की डिमांड और B की डिमांड, इन दोनों को जैसे ही जोड़ दोगे तो बन जाएगी मार्केट डिमांड। आगे आओगे डिमांड कर्व की बात करेंगे। सिंपल सा हिसाब है, जो हमने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई है, जब उसका आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो हम उसे कहेंगे डिमांड कर्व, जो कि ये है। किसी कमोडिटी का प्राइस जब 80 रुपये होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 होगी, और उसका प्राइस जैसे 20 रुपये हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी और 30 हो जाएगी। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला ये है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आगे है लॉ ऑफ डिमांड, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसे हम सेडरिस पेरिवस भी कहते हैं। एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जिसको दूसरा वर्ड है सेडरिस पेरिवस। काफी ऊटपटांग सा नाम है, मर्जी है तुम्हारी, याद करो, कर लेना, नहीं तो भाड़ में जाओ। लाइक करके जा रहे हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना। इसके कुछ फैक्ट की बात करोगे तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये क्वालिटेटिव है ना कि क्वांटिटेटिव। यानी कि ये जो है मैग्नीट्यूड इंडिकेट नहीं करता है, हमें ये तो बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, लेकिन प्राइस बढ़ के डिमांड कितना कम होगा ये नहीं बता पाता है। तो ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबरों में ये आपको बता ही नहीं रहा। ये बस आपसे इतना ही कह रहा है कि भाई साहब जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन कितना वो इसे पता ही नहीं है। इसमें कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होती है, यानी कि ऐसा फिक्स नहीं है कि 10% प्राइस बढ़ा है तो 10% ही डिमांड गिरेगी, 20% प्राइस बढ़ा है तो 20% ही डिमांड गिरेगी, 10% प्राइस कम हुआ है तो 10% ही डिमांड बढ़ेगी, 20% प्राइस कम हुआ 20% ही डिमांड बढ़ेगी। कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है 10% प्राइस बढ़ने से 20% डिमांड गिर जाए, हो सकता है 20% प्राइस कम होने से सिर्फ 10% डिमांड बढ़े। लास्ट पॉइंट है वन साइडेड, ये आपको प्राइस बदलने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बदली ये तो बता देगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बदलने से प्राइस पे क्या असर हुआ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे प्राइस बदलेगा उससे क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा सिर्फ ये वही बता सकता है आपको, उसका उल्टा नहीं बता पाएगा। आगे आओगे इसके कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने आपसे शुरुआत में कहा था, लॉ ऑफ डिमांड की जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमने आपसे कही थी कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको किसी चीज से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम मिलेगी, मतलब महंगा है यार, कम मजे आ रहे हैं। मान लो वही चीज सस्ती हो जाए यार, सस्ता खूब मजे आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी खूब ज्यादा मिल रही है। अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस गिरेगा तो गिवन गुड की डिमांड भी गिर जाएगी। तीसरा है इनकम इफेक्ट, जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जब कंज्यूमर की इनकम गिरेगी तो गुड्स की डिमांड भी गिरेगी। आगे है एडिशनल कस्टमर्स, जब कस्टमर बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। लास्ट में है डिफरेंट यूजेस, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। जब दूध महंगा हो जाएगा तो उसको कम ही चीजों में इस्तेमाल करा जाएगा, जब दूध सस्ता हो जाएगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा चीजों में इस्तेमाल करेंगे। सेम इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तो उसे कम चीजों में इस्तेमाल करेंगे, पंखा ही चलाएंगे, एसी नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाएगी तो उससे सब कुछ चलाएंगे, गाड़ी भी इलेक्ट्रिक ही चलाएंगे। ऑलरेडी 5 बजने वाले हैं यार, 6 बजे तक काम पूरा हो तो जाएगा रिकॉर्डिंग का, उसके बाद एडिटिंग करेंगे, पागलों की तरह बैठ के थंबनेल्स बनाएंगे, अपलोड करेंगे। अब आते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, उससे उल्टी चलती हैं। पहला पॉइंट है गिवन गुड। अब देखो गुड्स हमने इस चैप्टर में 3 तरह की पढ़ी हैं,
नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो वो इंफीरियर से भी घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं और जो हमारा कंज्यूमर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पार्ट स्पेंड करता है अपनी इनकम का। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन गिफन गुड्स के केस में क्या होगा पता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम होगी, इनकम बढ़ेगी और डिमांड कम होगी। ये क्या उल्टी बात होगी, बस इसी बात के पैसे। इसीलिए ये गिफन गुड है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करना चाहेगा ना, यार मैं अच्छी गुड्स खरीदूं। अब तो पहले 10,000 वाला मोबाइल चलाता था, उसकी इनकम बढ़ गई, महंगा मोबाइल लेगा, अब तो 50,000 वाला 10,000 वाला क्यों लेगा। और मान लो उसकी इनकम फिर से कम हो गई, पहले 50,000 वाला मोबाइल चलाता था, अब की बार फिर 10,000 का ही लेगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, गिफन गुड्स ही लो, पैसे ऐसे है नहीं हमारे पास, हम नहीं ले पाएंगे महंगा गुड। दूसरा पॉइंट है स्टेटस सिंबल गुड्स। और भाई साहब यहाँ पे एकदम महंगी बातें होने वाली है मोटी पार्टी वाले लोगों की। और स्टेटस सिंबल के अंदर आ जाता है सोना, चांदी, हीरे वगैरह। जब डायमंड का प्राइस बढ़ जाएगा ना तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब प्राइस और डिमांड एक साथ। हाँ, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल वाली चीज है। कुछ जो मोटी पार्टी वाले लोग होते हैं ना, उनको महंगी चीजें रखने का शौक होता है, तो जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा हो जाएगा ना तो उसे वो और ज्यादा खरीदेंगे। अरे यार हम पैसे वाले आदमी, हम महंगी चीजें खरीदते हैं। और जब डायमंड जैसी चीजों का जो प्राइस है वो गिर जाएगा, हाय हाय, फिर अमीर लोग सोचेंगे अरे हम नहीं ले रहे डायमंड, सस्ता हो गया क्यों लेंगे हम बड़े लोग हैं। तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ शॉर्टेज। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा था तो सुनने में आया था कि जो सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनकी शॉर्टेज होने वाली, तो लोगों ने धड़ल्ले से खरीदा उनको। मतलब जरूरत नहीं थी तब भी 10-10 सिलेंडर लोगों ने खरीद के अपने घर में रख लिए कि अगर बाद में खत्म हो गया तो मामला खराब हो जाएगा, हम लोगों का क्या होगा कोई पता नहीं है। तो फियर ऑफ शॉर्टेज था कि इसकी शॉर्टेज हो सकती है इन द फ्यूचर, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई। जबकि प्राइस बढ़ रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ रही थी, क्योंकि वहां पर फियर ऑफ शॉर्टेज था कि इन फ्यूचर जो इसकी शॉर्टेज हो सकती है। चौथा पॉइंट है इग्नोरेंस। किसी को पता ही ना हो कि किसी चीज का प्राइस कम या ज्यादा होने वाला है, तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तब भी वो खरीद रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बढ़ रहा है इसका प्राइस। मान लो कोई चीज तुम पहली बार खरीद रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये बहुत महंगी मिल रही है यहाँ से, तो तुम खरीद ही लोगे ना। तो वहां पर प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ जाते हैं, प्राइस और डिमांड एक साथ गिर भी जाते हैं। अगला पॉइंट है फैशन रिलेटेड गुड्स। अब फैशन की बात आती है जहां पर, तो प्राइस कितना भी हो लोग खरीदते ही खरीदते हैं। कोई चीज अगर फैशन में चल रही है और उसका प्राइस अगर भाग रहा हो, आसमान छू रहा हो, तब भी लोग उन्हें खरीदेंगे। लेडीज तुम्हें मिल ही जाएंगी दुकानों पर खरीदने के लिए महंगी फैशनेबल चीजें। तो यहाँ पर भी प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो कि चीजें तुम्हें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ नेसेसिटीज हैं, आटा, दाल, चावल एक्सेट्रा। अब भाई साहब दाल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तब भी तुम खरीदोगे, क्योंकि खरीदोगे नहीं तो खाओगे क्या। लास्ट में आता है चेंज इन वेदर। ये क्यों आता है, अब मान लो बारिश होने लग गई बाहर और अम्ब्रेला का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया, तब भी तुम उसे खरीदोगे। प्राइस और डिमांड एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो अब छाता तो चाहिए ही चाहिए। अब है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब किसी कमोडिटी की डिमांड उसके खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से बदलती है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड उसकी वजह से हमारे डिमांड कर्व पर असर ये होता है कि उसके अंदर मूवमेंट हो जाता है। मान लो किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, यानी कि इसकी कम क्वांटिटी को लोग खरीदना चाहेंगे। तो मान लो प्राइस बढ़ गया तो ये जो हमारी डिमांड कर्व है कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी कि इसमें होगा अपवर्ड्स मूवमेंट, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है भाई साहब, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी ना। ये डिमांड पे क्या असर आएगा, कम होगी ऑब्वियसली, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अपवर्ड्स मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डाउनवर्ड्स मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन इन डिमांड। जब इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि प्राइस कम हो जाएगा, तो ये जो हमारी डिमांड कर्व है कुछ ऐसी से ऐसी हो जाएगी, यानी कि इस तरफ को मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे। अगला पॉइंट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट में क्या होता है, देखो जब किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, उसके प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर उसकी डिमांड चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स व्हाट विल कॉल चेंज इन डिमांड। एंड उसकी वजह से होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब डिमांड बढ़ेगी तो होगा राइटवर्ड शिफ्ट, एंड जब डिमांड कम होगी तो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड जब बढ़ जाएगी तो ये ऐसे करके हो जाएगा, डिमांड जब कम हो जाएगी ऐसे हो जाएगी तो ये ऐसे करके हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।